So hello students, good morning and welcome in 24-hour Educate. In this video we will cover a new chapter of NCERT class 6 of history subject. The chapter is what, where and when. And now we will study this lecture in the Hindi or English both medium. So we will start our lecture. The first topic is finding out what happened. It means इतिहास में जो चीज़ें हुई, क्या क्या होती हैं और किन चीज़ों से हम रिलेट करते हैं, यानी इतिहास के चीज़ों को हम कैसे जानते हैं. तो yesterday you could listen to the radio, watch television, read a newspaper. पिछले दिन आप रेडियो पढ़ते हैं या फिर टेलीविज़न देखते हैं या फिर न्यूज़पेपर पढ़ते हैं. स्टूडेंट्स, इन चीज़ों के द्वारा हम हिस्ट्री को जानते हैं, यानी बीते दिनों क्या क्या हुई इन चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं. इसी तरह से लास्ट ईयर आस्क समबडी हु रिमेंबर्स, आप किसी से पूछिए कि पिछले साल क्या हुआ. बट व्हाट अबाउट लॉन्ग अगो, लेट अस सी हाउ इट कैन बी डन. अब बोला जा रहा है कि लेकिन हम पिछले साल के बारे में किसी से पूछ के जान गए, कुछ दिन के अंदर में जो कुछ भी घटनाएं हुई उसको रेडियो के द्वारा या फिर टेलीविज़न के द्वारा या फिर न्यूज़पेपर के द्वारा जान गए, लेकिन बहुत दिन पहले जो घटनाएं हुई, जो चीज़ें हुई, उन चीज़ों को हम कैसे जानेंगे. चलिए इन चीज़ों के बारे में हम जानते हैं. ये जो रेडियो है, ये न्यूज़पेपर है, इन चीज़ों के द्वारा जो भी चीज़ें हम जानते हैं ये तो कुछ दिनों की घटनाएं हैं, परंतु बहुत सारे दिनों के जो बातें हैं, बहुत पुरानी बातें स्टूडेंट्स, जो हज़ारों सालों पहले की बातें हैं, उन चीज़ों को जानने की बात कर रही है यहाँ. लेट अस स्टार्ट न्यू टॉपिक. व्हाट कैन वी नो अबाउट द पास्ट, यानी इतिहास के बारे में हम क्या जान सकते हैं. देयर आर सेवरल थिंग्स वी कैन फाइंड आउट. बहुत सारी चीज़ें हम जान सकते हैं, जैसे what people ate, the kinds of clothes they wore, the houses in which they lived. यानी किस तरह के भोजन खाते थे वे, क्या खाते थे, किस तरह के कपड़े पहनते थे, और बहुत अलग अलग तरह की चीज़ें, जैसे किस तरह वे रहते थे इतिहास में. इन चीज़ों को हम जानेंगे. We can find out about the lives of hunters. Hunters means जो भी लोग हैं. हंटर्स मीन्स होता है शिकारी. हर्डर्स मीन्स जो लोग भीड़ भाड़ लगा करके मवेशियाँ चराते हैं, एक दूसरे के साथ रहते हैं, उनको हर्डर्स बोलेंगे. फार्मर्स, रूलर्स, मर्चेंट्स, प्राइड्स, क्राफ्ट पर्सन, आर्टिस्ट, म्यूजिशियन एंड साइंटिस्ट. यहाँ बोला जा रहा है कि हम लोग इतिहास में उन लोगों के बारे में जानने का प्रयास करेंगे जो लोग किस तरह से रहा करते थे. कौन कौन? तो शिकारी लोग, जो चरागाह यानी जो पशु चराने वाले लोग रहते थे, जो किसान रहते थे, जो शासक थे, जो व्यापारी थे, पुजारी थे, और वैसे लोग जो कपड़े बुनाई करते थे, यानी कपड़े तैयार करते थे. कलाकार, जो म्यूजिशियन यानी गायक हो गए और गीतकार हो गए, और ये साइंटिस्ट यानी वैज्ञानिक वगैरह हो गए. तो हम उनके बारे में जानेंगे इतिहास में. वी कैन ऑल्सो फाइंड आउट अबाउट द गेम्स चिल्ड्रन प्लेड. हम लोग ये भी जानेंगे कि बच्चे क्या खेलते थे, लोगों क्या कहानियाँ सुनते थे, और वे द प्लेस दैट सा, यानी वे क्या देखा करते थे. अभी हम जैसे मूवी देखते हैं तो हिस्ट्री में लोग क्या देखा करते थे, वे क्या गाया करते थे, इन सारी चीज़ों के बारे में हम जानेंगे. द नेक्स्ट टॉपिक इज दैट वेयर डिड पीपल लिव. लोग कहाँ रहते थे. पीपल यूज टू लिव नियर द बैंक्स ऑफ रिवर. लोग नदियों के किनारे पहले रहा करते थे. दे न्यू अबाउट द वास्ट हेल्थ ऑफ प्लांट्स इन द सराउंडिंग फॉरेस्ट एंड कलेक्टेड रूट्स, फ्रूट्स एंड अदर फॉरेस्ट प्रोड्यूस फॉर देयर फूड. दे ऑल्सो हंटेड एनिमल्स. अब हम ये भी जानेंगे कि वे पौधों के महत्व को भी उन दिनों जानना आरंभ कर दिए थे.
उनके आसपास के जो भी जंगल होते थे वहाँ से वे रूट्स यानी खाने योग्य जो भी जड़ें होती थी, जो भी चीज़ें होती थी, जो भी फल होता था और जो भी उनके खाने के लिए जंगल के द्वारा उन्हें मिलता था, उन सारी चीज़ों के बारे में धीरे धीरे लोग जानना आरंभ कर दिए थे। दे अल्सो हंटेड एनिमल्स, वे लोग शिकार भी किया करते थे। हंटेड मीन्स हुआ शिकार करना। जैसे कुछ एग्जाम्पल लेते हैं स्टूडेंट्स, आप अपना एनसीईआरटी का बुक निकालिए, उसमें एग्जाम्पल में एक सुलेमान एंड किरथार हिल का एक मैपिंग दिया हुआ है। उस मैप में क्या है कि सुलेमान एंड किरथार जो किरथार हिल है उसके किनारे सबसे पहले नॉर्थ ईस्ट में लोगों ने लगभग 8000 वर्ष पहले कुछ क्रॉप्स उगाना शुरू किया, यानी कुछ फसल उगाना शुरू किया, जैसे गेहूं हो गया, बारले मीन्स जौ हो गया। इस तरह की चीज़ें सुलेमान और किरथार हिल्स के किनारे उगाना लोगों ने आरंभ किया। पीपल ऑल्सो बिगेन रियरिंग एनिमल्स लाइक सीप गोट। अब लोग भेड़ बकरी जैसे जानवरों को पालना भी आरंभ कर दिए। यानी इससे पता चलता है कि लोग धीरे धीरे यानी ग्रेजुअली चीज़ों से अवगत होते जा रहे हैं, चीज़ों को जानते जा रहे हैं। अब दे ऑल्सो स्टार्टेड टू लिव इन विलेज। अब धीरे धीरे स्टूडेंट्स आप ध्यान दीजिए, जो चीज़ें हो रही है लोग हिस्ट्री में ग्रेजुअली स्टेप वाइज डेवलप कर रहे हैं, चीज़ों को जान रहे हैं, चीज़ों से अवेयर हो रहे हैं। अब उन्होंने गाँव में रहना भी आरंभ कर दिया। राइस वाज फर्स्ट ग्रोन आर टू द नॉर्थ ऑफ विंध्यास। अब नॉर्थ ऑफ विंध्यास यहाँ जो दिया हुआ है लाइन, इसको आप समझिए। ये आपके एनसीईआरटी बुक में विंध्यास इंडस रिवर वैली की जो एक मैप है उस मैप को निकालिए। उस मैप में बताया जा रहा है कि जो विंध्यास है इंडिया में, जहाँ जैसे अभी वहाँ से गुजरी हुई है विंध्यास से आपको नर्मदा नदी या फिर और कुछ बहुत सारी जगहें हैं, तो उसी में से बताया जा रहा है कि जो चावल है सबसे पहले ग्रोन किया गया था विंध्यास के उत्तरी क्षेत्र में, इंडस रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। अब इंडस रिवर के बारे में हम जानते हैं, उसकी कुछ ट्रिब्यूटरीज हैं जैसे सहायक नदियाँ। तो लगभग 4700 साल पहले कुछ सिटीज़ जो हैं डेवलप हुए थे उन नदियों के किनारे। किन नदियों के किनारे? तो सिंधु नदी और उसके सहायक नदियों के किनारे। अब गंगा के बारे में बात करें तो गंगा के किनारे लगभग 2500 साल पहले शहर डेवलप होना शुरू हुआ था। और केवल गंगा के किनारे ही नहीं, समुद्र के किनारे भी लगभग 2500 साल पहले ही शहर जो हैं बिल्डअप होना स्टार्ट हुए थे। इन एंशिएंट टाइम्स द एरिया अलोंग दीज रिवर्स टू द साउथ ऑफ द गंगा वाज नोन एज मगध। प्राचीन समय में जो नदियाँ थे, ये जो नदियों के किनारे जो शहर बसे हुए थे, किस नदियाँ के किनारे? गंगा और इनके ट्रिब्यूटरीज के किनारे, उनको मगध बोला जाता था। ये जो मगध है ये बहुत फेमस हुआ करता था वहाँ के पावरफुल रूलर्स के वजह से। जो भी स्टूडेंट्स जो भी जो मगध किंगडम के जो भी रूलर्स हुए हैं वो बहुत ही एक तरीके से थाटफुल हुए हैं, बहुत ही एक तरीके से वे साहसी हुए हैं, करेजफुल हुए हैं। वे मतलब पूरे भारत में और कुछ अफ़गानिस्तान के जो क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में मतलब दक्षिणी एशिया के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा वीर और ताकतवर जो रूलर्स हुआ करते थे वे मगध क्षेत्र के हुआ करते थे उस समय। अब हम इसके बाद होता है ये कि थ्रू आउट पीपल ट्रैवल्ड फ्रॉम वन पार्ट द सब कॉन्टिनेंट टू अनदर। The hills and high mountains, including the Himalayas, deserts, river and sea, made journeys dangerous at its time, but never possible. अब बातें बोली जा रही है कि उस समय भी लोग एक जगह से दूसरे जगह, सब कॉन्टिनेंट मीन्स द्वीप होता है, यानी एक द्वीप से दूसरे द्वीप पे एक तरीके से जाया करते थे और ट्रांसपोर्ट किया करते थे। द हिल्स एंड हाई माउंटेन्स, बड़ी बड़ी जो पर्वतें होती थी, बहुत ऊंची ऊंची जो चट्टानें होती थी हिमालय की खास करके, और जो डिजर्ट यानी जो भी एक तरीके से रेगिस्तान होते थे, जो नदियां होते थे, लोगों के जर्नी में एक तरीके से बहुत बाधा उत्पन्न किया करते थे। जैसे आज जितना जो क्षेत्र है, जो हमारा एरिया डेवलप्ड है,
हमें अलग अलग तरह की बोट, अलग अलग तरह की ट्रांसपोर्ट सिस्टम जैसे रेलवेज़ और कार्स हैं और बहुत सारी पता नहीं तरह तरह की चीज़ें हैं जिनसे हम ट्रांसपोर्ट करते हैं, लेकिन उसमें पता नहीं ये चीज़ें इतना डेवलप्ड नहीं थी। तो इस तरह से बताया जा रहा है कि जो बड़ी बड़ी चट्टानें होती थी, बड़ी बड़ी जो माउंटेन होती थी यानी पर्वतें होती थी, जो रेगिस्तान हुआ करते थे और जो नदियां हुआ करते थे, वे जो ट्रैवल को यानी यात्रा को बहुत ही कठिन बना दिया करते थे। लेकिन नेवर इम्पॉसिबल, ये सारी चीज़ें बहुत खतरनाक होती थी, लेकिन मनुष्य ने किसी को पॉसिबल नहीं छोड़ा है, किसी चीज़ को इम्पॉसिबल नहीं छोड़ा है, सारे चीज़ संभव हैं। मनुष्य ने हर चीज़ को कर दिखाया है ना। अब एक पॉइंट है, मैन एंड वुमेन मूव्ड इन सर्च ऑफ लाइवलीहुड एज ऑल्सो टू स्कोप फ्रॉम नेचुरल डिजास्टर लाइक फ्लड्स और ड्राउट्स। देखिए, लोग एक स्थान से दूसरे स्थान तक जो मूवमेंट करते थे, जो वॉकिंग करते थे, यानी एक दूसरे स्थान पर ट्रैवल करते थे। बेसिकली इसका मेन रीज़न क्या था? इसका मेन रीज़न था कि मान लीजिए कि किसी स्थान पे कभी वहाँ बाढ़ आ गया या फिर कहीं ओले हो गए, कहीं फ्लड आ गया, यानी कि कहीं ड्राउट यानी सूखा हो गया, तो उस स्थान को लोग छोड़ने का प्रयास करते थे और नई जगह ऐसे ढूंढने का प्रयास करते थे जहाँ वे अपना लाइवलीहुड को अच्छे तरह से एक तरीके से लेके चल पाएँ, यानी अपने जीवन यापन को सही ढांचा देने के लिए। कि एक जगह पे मान लीजिए कि बाढ़ आ गया तो उन जगहों को छोड़ना पड़ जाता था उस समय लोगों को, क्योंकि आज हम लोग बहुत ही हम लोगों के पास एक मौसम फोरकास्टिंग सिस्टम है जिससे हम लोग अवेयर हो जाते हैं, लेकिन उस समय ऐसा नहीं हुआ करता था। तो जब बाढ़ आ जाता था किसी क्षेत्र में, लोग परेशानियां जब फेस करने लगते थे तो उस स्थान को छोड़ के और दूसरे स्थान पर चले जाते थे। या फिर ये भी हो सकता है कि उनको मान लीजिए कि वहाँ भोजन नहीं मिल रहा हो, वहाँ खाने के लिए अच्छी रिसोर्सेज नहीं मिल रहा हो, तो उस जगह को छोड़ के वे दूसरे जगह पे चले जाते थे। ये चीज़ें हुआ करती थी। अब sometimes men marched in armies conquering other lands beside merchants travel with caravans or ships carrying valuable goods from place to place। अब ये भी होता था कि उस समय जो लोग थे एक दूसरे को जीतने के लिए, यानी दूसरे के चीज़ों को जीतने के लिए, दूसरे की भूमियों को जीतने के लिए, जो राजा महाराजा होते थे, जो एक तरीके से जो आर्मीज होते थे, सिपाहियाँ होते थे, दूसरे के लैंड को, दूसरे के भूमि को जीतने के लिए वे मार्च डे यानी युद्ध भी किया करते थे, है ना। कंक्यूरिंग मतलब होता है कि दूसरे के लैंड को जीतना, कंक्यूरिंग मतलब हुआ कि दूसरे की चीज़ों को अपनाना। अब बिसाइड मर्चेंट ट्रैवल विद कैरावंस और शिप्स, अब जो व्यापारियाँ, मर्चेंट्स मीन्स स्टूडेंट, व्यापारी होता है। व्यापारी कैसे भाई? एक दूसरे स्थान पर जो व्यापारी किया करते थे, कैसे? तो शिप से करते थे। अलग अलग तरह की जो गुड्स यानी वस्तुएं होती थी अलग अलग जगह पे पहुंचाया करते थे, यानी सेल करने के लिए जल जहाज़ों का भी वे उपयोग किया करते थे। एंड रिलीजियस टीचर्स वर्कड फ्रॉम विलेज टू विलेज, जो आप देखे होंगे कि आपके घर में कभी कोई न कोई साधु घूमते घूमते पहुंच जाते हैं, तो इसी तरह से प्राचीन समय भी होता था। जो धार्मिक गुरु होते थे अलग अलग धर्मों के, जैसे आप कोई बौद्ध धर्म की है, कोई हिंदुइज्म का और कोई क्रिश्चियनिटी, इस तरह से अलग अलग धर्मों के लोग जो साधु हुआ करते थे, विलेज टू विलेज, शहर टू शहर, एक दूसरे स्थान पर जाया करते थे और लोगों को अच्छे जो एडवाइस दिया करते थे, नए रास्ते देते थे जीने के। यानी वे लोग एक्चुअली जो अपना स्पीच होता था विलेज टू विलेज जा करके और जो एडवाइस होता था गांव से गांव जा करके दिया करते थे। फाइनली सम पीपल परहैप्स ट्रैवल ड्राइवन बाय स्पिरिट ऑफ एडवेंचर, अंततः जो है स्पिरिट ऑफ एडवेंचर मतलब लोगों ने एक तरीके से इन सारी चीज़ों पे जो है विजय पा ही लिया, यानी इतिहास को लोग पीछे छोड़ते चले गए और धीरे धीरे आगे बढ़ते चले गए। वेटिंग टू डिस्कवर न्यू एंड एक्साइटिंग प्लेस, अब अलग अलग तरह की चीज़ें खोजने लगे, अलग अलग तरह की आश्चर्यजनक जगहें खोजने लगे। ऑल दीज लेड टू द शेयरिंग ऑफ आइडियाज़ बिटवीन पीपल, अब इस तरह से लोगों के बीच में जो आइडिया है, एक तरीके से नए नए जो
थिंकिंग है वो डेवलप होना शुरू हुआ। इस तरह से मतलब एक तरह से लोगों का ग्रेजुअली जो विकास है, इन सारी चीज़ों के जब लोग एक दूसरे से कनेक्ट होना शुरू हो गए तो इन सारी चीज़ों से शुरू हुआ। दिस मूवमेंट ऑफ पीपल इनरिच्ड आवर कल्चरल ट्रेडिशन। अब जब एक दूसरे से लोग मिलना आरंभ किए तो एक दूसरे के कल्चर को जानना आरंभ किए। इस तरीके से एक स्थान का जो अच्छा कल्चर है दूसरे स्थान पे फैलना शुरू हो गया। कल्चर मीन्स रीति रिवाज। मान लीजिए कि हम अभी जिस तरह से इंडियन रीति रिवाज में जीते हैं, हमारा जो कल्चर है ये बहुत ही ब्रेव है, और इसको अगर कोई अपनाना चाहे तो एक तरीके से जब हम यहाँ से वहाँ अलग नए तरह के लोगों से मिलते हैं, उन्हें हमारी कल्चर जब अच्छी लगती है तो वे इसे अपनाने की कोशिश करते हैं। कोशिश नहीं करते हुए भी ये चीज़ें, जब कोई चीज़ अच्छी रहती है, कोई चीज़ों में आपको जब अच्छाई रहती है तो वो चीज़ ना चाहते हुए भी फैलना आरंभ हो जाता है। पीपल हैव शेयर्ड न्यू वेज ऑफ कार्विंग स्टोन, कंपोजिंग म्यूजिक एंड इवन कुकिंग फूड ओवर सेवरल हंड्रेड ऑफ ईयर्स। अब धीरे धीरे जो कुछ साल पहले की बात हो रही है कि लोग इस तरह से एक नए तरीके अपनाने लगे। पत्थरों को अलग तरह की एक कार्विंग करना, मतलब पत्थरों को अलग तरह की एक सांचे में बना देना। यानी हम कार्विंग से मतलब ये है कि किसी पत्थर को एक अलग वे में हम ढाल दे रहे हैं, अलग वे में हम उसको तैयार कर दे रहे हैं। अब नए नए तरह के म्यूज़िक भी तैयार करने लगे लोग, और भोजन भी बनाने की प्रक्रिया धीरे धीरे खोज में आने लगी। इस तरह से लोगों का ग्रेजुअली जो है डेवलपमेंट यानी विकास हुआ। अब नेम्स ऑफ द लैंड, अब हम कुछ जगहों की बात करते हैं जो उस समय बहुत फेमस हुआ करते थे। टू ऑफ द वर्ड्स वी ऑफन यूज फॉर आवर कंट्री आर इंडिया एंड भारत। हमारा देश का जनरली हम लोग दो नाम जानते हैं, एक इंडिया और एक भारत। द वर्ड इंडिया कम्स फ्रॉम द इंडस कॉल्ड सिंधु इन संस्कृत। जो इंडिया है कहाँ से आया, तो सिंधु के समय में जो संस्कृत हमारी भाषा है उससे निकल करके इंडस नदी का जो नाम था उस समय, हमने एक सिंधु यानी इंडस सिविलाइजेशन आपको एक मैपिंग में बताया कि उस समय लगभग 3500 साल पहले एक इंडस सिविलाइजेशन हुआ करता था, जो हमारा भी अफ़गानिस्तान का और जो पाकिस्तान का और जो ये इंडिया का क्षेत्र है इससे रिलेटेड हुआ करता था। तो वहाँ एक इंडस नदी अभी भी बहती है जो जम्मू कश्मीर से निकल करके जाती है, पाकिस्तान में बह जाती है। तो उस नदी से जो है इंडस सिविलाइजेशन आती है। और ये जो इंडिया है वर्ड, ये कहाँ से आता है, तो इंडस कॉल्ड सिंधु नदी से आता है। हाँ, तो द वर्ड इंडिया कम्स फ्रॉम द इंडस कॉल्ड सिंधु इन संस्कृत। अब जो वर्ड है इंडिया कहाँ से आती है, तो सिंधु संस्कृत भाषा के जो सिंधु शब्द है, यानी जो हमारा इंडस नदी है, भारत में इंडस नदी है, उस नदी के नाम पर भारत का नाम इंडस रखा गया था। अब बोल रहा है कि फाइंड ईरान एंड ग्रीस इन योर एटलस। अब इससे कुछ बातें हो सकती हैं, इसलिए आप एटलस यानी मैप में अपने निकालिए और उसमें आप सर्च कीजिए कि ईरान कहाँ है और ग्रीस कहाँ है। इससे आपको जो है मैं जो बताऊंगा उसको कनेक्ट करने में जो है आसानी होगी। द इरानियंस एंड द ग्रीक्स हु कम थ्रू द नॉर्थ वेस्ट अबाउट 2500 years ago and were familiar with our Indus, called it the Hindus or the Indus, and the land to the east of the river was called India। अब क्या बातें हो रही है, तो जो ईरानियन लोग थे, अभी मैंने आपको मैप देखने को बोला कि इससे आपको कनेक्ट होने में आसानी होगी। तो जो ईरानियन लोग थे और जो ग्रीक लोग थे लगभग 2500 साल पहले इंडिया आते हैं नॉर्थ वेस्ट के रास्ते, और उन लोग फैमिलियर होते हैं, यानी जब लोग इंडस नदी को देखते हैं, उसका नाम इंडस पाते हैं, तो वे लोग हमारी कंट्री को हिंदूज नाम दे देते हैं, यानी हिंदूज बोल देते हैं वे लोग, या फिर हिंदूज, ठीक है। एंड द लैंड टू द ईस्ट ऑफ द रिवर वाज कॉल्ड इंडिया। और उस समय का जो लैंड हो गया नदी के किनारे किनारे का, उसको इंडिया बोल दिया गया। द नेम भारत वाज यूज्ड फॉर अ ग्रुप ऑफ पीपल हु लिव इन द नॉर्थ वेस्ट एंड हु आर मेंशन्ड इन द ऋग्वेदा। अब हिंदू कहाँ, ये जो हिंदुस्तान है
ये द नेम भारत। अच्छा हाँ, ये जो भारत शब्द है, भारत कहाँ से आया भाई? तो कुछ लोग जो कि नॉर्थ वेस्ट में रहते थे, और ये एक जो ऋग्वेद, जो हमारे वेद हैं 4, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, ये सारी चीज़ें हमें नेक्स्ट चैप्टर में शायद पढ़ने को मिलेगी। तो इनमें जो एक नदी का नाम दिया गया है, एक तरीके से सॉरी नदी नहीं, अब द नेम भारत वाज यूज्ड फॉर अ ग्रुप ऑफ पीपल हु लिव्ड इन द नॉर्थ वेस्ट एंड हु आर मेंशन्ड इन द ऋग्वेदा द अर्लीस्ट कंपोजिशन इन संस्कृत। संस्कृत में एक शब्द है, संस्कृत में जो ऋग्वेद है हमारा, ऋग्वेद में संस्कृत में एक शब्द दिया गया है जिसमें नाम दिया गया है भारत। तो वहीं से भारत हमारे देश के लिए निकल करके आती है। कुछ लोग नॉर्थ वेस्ट में रहते थे, वे भारत हमारे कंट्री को बोला करते थे लगभग 3500 साल पहले। अब इसके बाद इट वाज यूज्ड फॉर द कंट्री, और पूरे देश के लिए इसके बाद ये जो भारत शब्द है यूज में आना आरंभ हो गया। ओवर द ईयर्स मैनी मैन्युस्क्रिप्ट वेयर ईटेन अवे बाय इंसेक्ट। मैन्युस्क्रिप्ट मीन्स होता है कि जो भी चीज़ें प्राचीन समय में हाथ से लिखी गई थी उसको हम मैन्युस्क्रिप्ट बोलते हैं। सम वेयर डिस्ट्रॉयड, यानी बहुत साल पहले जो भी हाथ से लिखी गई इतिहास थी, जिसको हम लोग पढ़ के अभी बहुत सारे इतिहास जानते, उनको तो बहुत सारी चीज़ों को कीड़े खा गए, या फिर उनको बर्बाद हो गए किसी तरह से, या फिर लेकिन इसमें से कुछ जो चीज़ें थी सर्वाइव्ड, यानी कुछ चीज़ें बची थी। जैसे अपन प्रिस्क्राइब्ड इन टेम्पल्स, जो भी चीज़ें मंदिरों में लिखी गई थी, प्रिस्क्राइब्ड मीन्स, और प्रिजर्व्ड मीन्स हो गया कि जो भी चीज़ें मंदिरों में संभाल के रखे गए थे। और मोनास्ट्रीज मतलब एक तरीके से जो हमारे लिए, जो हिंदुत्व के लिए जो टेम्पल का यूज किया जाता है, तो बौद्ध जो रिलीजियन है उसके लिए मोनास्ट्रीज का यूज़ किया जाता है। तो यानी जो मंदिरों में, जो मोनास्ट्रीज में जो भी चीज़ें संभाल के रखी गई थी, वे उनमें से कुछ चीज़ें अभी भी बची हुई है। दिज बुक्स डील्ट विथ ऑल काइंड ऑफ सब्जेक्ट। यह जो किताब हुआ करती थी उनमें धार्मिक विश्वास, यानी धार्मिक चीज़ें और धार्मिक से रिलेटेड जो भी प्रैक्टिसेस किए जाते थे, यानी जो भी उनके अंदर एक तरीके से प्रैक्टिकल किया जाता था, तो उन चीज़ों को लिखा जाता था। द लिव्स ऑफ किंग्स, और राजाओं के जो भी इतिहास हुआ करते थे, और फिर दवाएं और अलग अलग तरह की विज्ञान की बहुत सारी चीज़ें भी इन किताबों में हुआ करते थे। इनके अलावे बहुत अलग अलग तरह के एपिक्स होते थे। पोयम यानी कि आपके लिटरेचर की कहानियाँ होती थी। पोयम यानी कि जो भी कविताएं होते थे। प्लेज यानी कि अलग अलग तरह की जो हम किताबें, कहानियाँ पढ़ते हैं, उन सारी चीज़ों को भी कुछ संभाल करके बुक में रखा गया था। मैनी ऑफ दिस वेयर रिटेन इन संस्कृत, और इनमें से सबसे ज़्यादा थे वे संस्कृत के जो संस्कृत में लिखे गए थे, जो कि एक प्राकृत भाषा थी, एक ऑर्डिनरी भाषा, एक उस समय का बोलिए तो ऑर्डिनरी भाषा में संस्कृत यानी मैनी ऑफ दिस वेयर रिटेन इन संस्कृत। इनमें से बहुत सारे संस्कृत भाषा में लिखे गए थे, जो कि प्राकृत लिपि थी। यानी अभी हम लोग का जो देवनागरी लिपि है जिस तरह से, उस समय एक लिपि हुआ करती थी, उसको प्राकृत बोला जाता था, उसी में लिखा जाता था सबसे ज़्यादा। तो उसमें जो लैंग्वेज यूज्ड बाय ऑर्डिनरी पीपल, और ये जो प्राकृत है ऑर्डिनरी पीपल के द्वारा जनरली यूज किया जाता था, और तमिलों के द्वारा। वी कैन ऑल्सो स्टडी इंस्क्रिप्शंस। अच्छा, इंस्क्रिप्शंस क्या है? तो उस समय कुछ चट्टानों पे चीज़ें लिखी जाती थी, तो उसी को इंस्क्रिप्शन बोला जा रहा है। इसको मैं आगे बताऊंगा। देयर आर राइटिंग्स ऑन रिलेटिवली हार्ड सरफेस सच एज स्टोन और मेटल। अब कुछ चीज़ें लिखी जाती थी, जैसे कुछ सरफेस, किसके हार्ड सरफेस यानी स्टोन के सरफेस पे हो गए, और कुछ जो हो गए मेटल के सरफेस पे बहुत हार्ड लिखा जाता था, तो उन्हीं को यहाँ इंस्क्रिप्शन बोला जा रहा है। समटाइम्स किंग्स गॉट देयर ऑर्डर्स इंस्क्राइब्ड सो दैट पीपल कुड सी रोड एंड ओबे देम। जो राजाएं होते थे चट्टानों पे अलग अलग तरह की चीज़ें लिखाया करते थे, जिसे लोग माने, जिसे लोग देखें। देयर आर अदर काइंड्स ऑफ इंस्क्रिप्शन एज वेल वेयर मैन एज एंड वोमेन इंक्लूडिंग किंग्स एंड क्वींस रिकॉर्ड व्हाट दे डिड। और जो राजाएं हैं, और जो उस समय जो राजाएं हुआ करते थे, वे लोग इंस्क्रिप्शन इसलिए भी लिखाया करते थे ताकि जो भी लोग हैं उनका इतिहास बना रहे एक तरीके से। वे चीज़ें वे चाहते थे कि जो बाद में जो
जो भी जनरेशन आए वे हमारे बारे में जानने का प्रयास करें। फॉर एग्जांपल, किंग्स ऑफन केप्ट रिकॉर्ड ऑफ विक्टोरियंस इन बैटल। जैसे हम कुछ जो राजाएं होते थे वे युद्ध जो जीता करते थे उसको भी इंस्क्रिप्शंस के रूप में लिखवा के रखवा दिया करते थे, ताकि जब नई पीढ़ी आए, जो नई जनरेशन आए, तो उनकी जो हिस्ट्री है उनके बारे में जानने का प्रयास करें। अब आर्कियोलॉजिस्ट क्या है, तो हम आर्कियोलॉजिस्ट के बारे में थोड़ी सी जान लेते हैं कि पर्सन दैट रीड और इंस्पेक्ट हिस्टोरिकल थिंग, यानी वैसा पर्सन जो इतिहास की चीज़ों को पढ़े और जानने का प्रयास करता है, उसको हम लोग आर्कियोलॉजिस्ट बोलते हैं। जैसे कि द स्टडी द रिमेन्स ऑफ बिल्डिंग्स मेड ऑफ स्टोन एंड ब्रिक, पेंटिंग एंड स्कल्पचर। वे लोग किन चीज़ों के बारे में पढ़ा करते थे, तो जो पहले बहुत प्राचीन समय की जो भी बिल्डिंग होती थी, जो भी पत्थरें हुआ करते थे, जो भी ईंट हुआ करता था, और अलग अलग तरह की पेंटिंग्स होते थे, और स्कल्पचर मीन्स जीवों के जो बचा हुआ जो चीज़ें, यानी मान लीजिए कोई बहुत पहले की जीव कोई मर गया है, उसका जो भी अवशेष बचा हुआ रहता था, तो उन चीज़ों को पढ़ा करते थे ये आर्कियोलॉजिस्ट। अभी भी आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं जो प्राचीन समय में जो भी घटनाएं हुई हैं उनको एक तरह से इंस्पेक्शन करते हैं, उसको डीपली रीड करते हैं, स्टडी करते हैं उसको, और फिर इस तरह से जैसे जो मोहनजोदाड़ो बहुत पहले की एक सिविलाइजेशन थी उसको लोगों ने खोजा, तो इस तरह से आर्कियोलॉजिस्ट मतलब इतिहास को जानने वाले, एक तरीके से इतिहास को बताने वाले लोग होते हैं जो जानने का प्रयास करते हैं कि पहले क्या हुआ, आखिर बहुत साल पहले क्या हुआ होगा। दे ऑल्सो एक्सप्लोर एंड इवैक्यूएट, डिग अंडर द सरफेस ऑफ द अर्थ टू फाइंड टूल्स, वेपन्स, पोट्स, पेन्स, ऑर्नामेंट्स एंड कॉइन्स। और वे लोग पृथ्वी को या फिर धरती को खोदते हैं कि पहले कुछ चीज़ें अंदर जो भी चीज़ें दबी होगी, जैसे टूल हो गया, कुछ वेपन्स यानी युद्ध की चीज़ें प्राचीन समय में जो भी होंगी, कुछ पॉट्स यानी घड़े होंगे, पैन्स होंगे, फिर ऑर्नामेंट होंगे यानी जो भी गहने हुआ करते होंगे प्राचीन समय में, और जो भी सिक्के होंगे, तो अलग अलग तरह की जो भी चीज़ें होंगी, तो उनको जानने के लिए ये लोग डिग अंडर द सरफेस यानी पृथ्वी के अंदर तक खुदाई करते हैं। सम ऑफ दीज ऑब्जेक्ट्स में बी मेड ऑफ स्टोन, अदर्स बोन। इसमें से जो भी अलग अलग तरह का ऑब्जेक्ट है वो बोन यानी लोगों की हड्डियां हो सकता है, या फिर पत्थरों से बने चीज़ें हो सकती है, और फिर मेटल भी हो सकता है यानी धातु हो सकता है, बेक्ड क्ले यानी पका हुआ कुछ चीज़ हो सकता है, जैसे मिट्टी को हम लोग पका के रख देते हैं ताकि वे बहुत ज़्यादा दिनों तक चले। तो इस तरह की जो भी चीज़ें होती है वे डिग करने पर मिल सकती है हमें। ऑब्जेक्ट्स दैट आर मेड ऑफ हार्ड इन पेरिशेबल सब्सटेंस यूजुअली सर्वाइव फॉर अ लॉन्ग टाइम, यानी जो भी चीज़ें जो हार्ड वस्तुओं की बनी होती है वो बहुत दिनों तक सर्वाइव करता है, यानी बहुत दिनों तक रहता है। तो इस तरह से जब हम लोग खुदाई करते हैं तो ये सारी चीज़ें मिलती है हमें। अब हिस्टोरियन दैट इज स्कॉलर हु स्टडी द पास्ट often use the word source to refer to the information found from manuscript, inscription and archaeology। अब इतिहासकार के बारे में बातें हो रही है कि इतिहासकार आखिर हैं कौन, हिस्टोरियन हैं कौन। तो हिस्टोरियन जो हैं, इतिहासकार वैसे लोग होते हैं जो पुरानी चीज़ों को, पुरानी बातों को गहन अध्ययन करते हैं, पढ़ते हैं। अब अलग अलग तरह की से वे पढ़ने के लिए सोर्स अपनाते हैं, जैसे कुछ चीज़ें मैन्युस्क्रिप्ट मतलब हमने आपको बताया कि मैन्युस्क्रिप्ट मतलब आप पहले मैन्युस्क्रिप्ट मतलब बता दूं कि जो भी चीज़ें प्राचीन समय हाथ से लिखी होती थी, जो लोग लिख के रखा करते थे, उसको मैन्युस्क्रिप्ट बोला जाता था। और इंस्क्रिप्शन जो वर्ड लिखा होता था पत्थरों पे या फिर कठोर चट्टानों पे, तो उसको हम लोग इंस्क्रिप्शन बोलते हैं। यानी इन सारी चीज़ों से जो है, और आर्कियोलॉजी मतलब कि जो भी खोज करते हैं, जो कि अंदर अंदर डिग करते हैं मिट्टी में और अलग अलग तरह की चीज़ों को निकालते हैं अंदर से, जो कि बहुत प्राचीन समय का था। तो इन सारी चीज़ों से जो इतिहासकार हैं वो प्राचीन चीज़ों को कोरिलेट करने का एक रिलेशन बनाने का एक तरीके ढूंढते हैं, उनको हम इतिहासकार बोलेंगे। वन सोर्स आर फाउंड लर्निंग अबाउट द पास्ट बिकम एन एडवेंचर एज वी रिकंस्ट्रक्ट इट बिल्ड बाई इट। यानी जब कोई भी एक सोर्स इतिहास के बारे में जानने का मिल जाता है, कोई भी एक सोर्स मिल जाए, तो फिर इसके बारे में जानना एक एडवेंचर हो जाता है, यानी बहुत ही
एक तरीके से एक्साइटिंग होता है, वो हमें उत्साहित करता है और चीज़ें जानने की, है ना, और उसको बिट बाय बिट जाने की, और रिकन्स्ट्रक्ट इट बिट बाय बिट, मतलब उसको अच्छे तरह से एकदम मतलब बैठा करके जानना, मतलब स्टेप वाइज जानना। सो हिस्टोरियन एंड आर्कियोलॉजिस्ट आर लाइक डिटेक्टिव हु यूज ऑल दीज सोर्सेज लाइक क्लूज एंड फाइंड आउट अबाउट आवर पास्ट। जो इतिहासकार होते हैं और जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं वे किस तरह की हैं, किस तरह के डिटेक्टिव्स हैं। डिटेक्टिव्स मतलब वे एक तरीके से एक डिटेक्टिव हैं जो इन सारी चीज़ों से, इन क्लू को फाइंड आउट करते हैं जो हमारे इतिहास में हुआ है। यानी फिर से जो इतिहासकार हैं या फिर जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं एक तरह से हमारे लिए डिटेक्टिव हैं जो इतिहास को जानने का प्रयास करते हैं जो हमारे प्राचीन समय में हुआ है। फॉर एग्जाम्पल टुडे मोस्ट पीपल लिविंग इन द अंडमान लैंड्स। अच्छा हाँ, वन पास्ट और मोर पास्ट, मतलब इससे रिलेट हो रहा है कि केवल क्या एक ही इतिहास की घटनाएं हुई होंगी या फिर बहुत अलग अलग तरह की घटनाएं हुए होंगे। तो बहुत अलग अलग तरह की घटनाएं हुई हैं, जैसे कि अंडमान में जो लोग रह रहे हैं वे लोग मछलियां खाते हैं, इन चीज़ों को हम पहले जाने, और वे लोग शिकार करते हैं और वे लोग क्या करते हैं, जंगलों से जो भी चीज़ें मिलता है उसको खाया करते हैं। लेकिन जो लोग शहरों में रहा करते हैं वे लोग सप्लाईज फूड खाते हैं, यानी जो गाँव से उनके पास सप्लाई होकर के चीज़ आती है उनको खाते हैं। डिफरेंसेस सच एज दीज एक्साइटेड इन द पास्ट एज वेल। ये कुछ डिफरेंसेस हैं। बिसाइड देयर इज़ अनदर काइंड ऑफ डिफरेंस, और अलग अलग तरह की डिफरेंस हो सकती है लोगों में। जैसे वी नो अ ग्रेट डील अबाउट किंग्स एंड द बैटल्स दे फाउट बिकॉज दे केप्ट रिकॉर्ड ऑफ देयर विक्टरीज। अब हम बड़े बड़े लोगों को जानते हैं, क्यों जानते हैं, क्योंकि उन्होंने अपना रिकॉर्ड, जो भी अपनी चीज़ें, अपनी घटनाएं हुई होंगी उनको एक तरीके से मैन्युस्क्रिप्ट में लिखवा करके या फिर एक तरीके से इंस्क्रिप्शंस में लिखवा करके उन्होंने रख दिया था, ताकि जो जनरेशन आए वो हमारे बारे में जाने कि हम ने क्या किया, चीज़ें किया, कौन कौन से बैटल जीते। जनरली ऑर्डिनरी पीपल सच एज हर्टर्स, फिशिंग फॉग गैदर्स, फार्मर हर्डर्स डिड नॉट कीप रिकॉर्ड्स ऑफ व्हाट दे डिड। और जनरली जो भी ऑर्डिनरी पीपल, जैसे कि कुछ शिकारी हो गए, जो भी मछुआरे हो गए, जो भी चरवाहे हो गए, एक तरीके के जो भी किसान होते हैं, ये अपना इतिहास रखने का उतना दिलचस्प नहीं रखते हैं, इसलिए इनके बारे में हमें ज़्यादा चीज़ें जानकारियाँ नहीं मिलती है। व्हाइल आर्कियोलॉजी हेल्प अस टू फाइंड आउट अबाउट देयर लाइव्स देयर इज़ मच दैट रिमेन्स अननोन। लेकिन फिर भी जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं, जो भी हमें जानने का, प्राचीन चीज़ों को हमें बताने का प्रयास करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार उनकी ज़िंदगी कैसी रही होगी। और लास्ट जो टॉपिक है वह लेटर्स विद डेट। अब हम थोड़ी सी जान लेते हैं कि ये जो डेट हैं, जो डेट दिनांक 2002, 2004, 2006 जो चीज़ें हम बोलते हैं, आखिर ये चीज़ें हैं क्या। तो डेट कब से शुरू हुआ, पहले ये जान लीजिए कि जैसे हिंदुइज़म में जो हमारी रिलीजन है, इसमें जो हिंदू में अलग अलग तरह के गॉड हैं, उसी तरह से जो ईसाई लोग हैं, जो क्रिस्ट लोग हैं, उनमें भी एक उनका गॉड या फिर जो भी माना जाए, उनके गॉड को जीसस बोला जाता था। अब डेट स्टार्ट होता है जीसस के जन्मदिन के बाद। जीसस के जन्मदिन से डेट माना गया है। तो जो हम पहले के दिन बोलते हैं, कि जो हम बीसी बोलते हैं कि बीसी 6006, बीसी 2004, तो बीसी मतलब बिफोर क्रिस्ट, यानी क्रिस्ट के जन्म होने के बाद। क्रिस्ट रिलेट कर रहा है जीसस को ही क्रिस्ट बोल रहा है, यानी क्रिस्ट के जन्म होने के जो पहले की चीज़ें हैं तो उसको हम लोग बीसी बोलेंगे, और जो जीसस के जन्म होने के बाद की चीज़ें हैं उसको हम लोग एसी में बोलते हैं। यानी अभी हम लोग एसी 2020 में हैं, आफ्टर क्रिस्ट हैं। अब बिफोर क्रिस्ट में जो भी पहले घटनाएं हुई होंगी, जो भी हम लोग इतिहास को जानेंगे, उन सारी चीज़ों को बोला जाएगा। तो आपके लिए कुछ चैप्टर के कीवर्ड्स हैं, जो फुल चैप्टर हमने पढ़ा उनमें कुछ कीवर्ड्स हैं, जैसे ट्रैवलिंग, मनुस्क्रिप्ट, इंस्क्रिप्शंस, आर्कियोलॉजी, हिस्टोरियन, सोर्स और फिर डिस्परमेंट। अब डिस्परमेंट क्या है, तो स्पष्टीकरण, यानी कि डिसिपरमेंट बोला जा रहा है कि कुछ प्राचीन की चीज़ें हैं, उसको डिटेल यानी डिफरमेंट में हम लोग कैसे जान सकते हैं, डिसिफरमेंट में हम लोग कैसे जान सकते हैं। तो एक तरीके से जो मनुस्क्रिप्ट होते हैं, इंस्क्रिप्शन होते हैं, इन सारी चीज़ें
ये जो चीज़ें हैं, ये इतिहास के सोर्सेज को जानने के लिए, हम लोग को स्पष्टीकरण करने के लिए जो चीज़ें हैं ये बहुत सहायक होते हैं। अब मनुस्क्रिप्ट मैंने आपको बता दिया, इंस्क्रिप्शन बता दिया, आर्कियोलॉजी बता ही दिया। तो इस तरह से आज का जो चैप्टर है आपका एंड होता है। एंड वेल, अगर आपको ये चीज़ें अच्छी लगे तो फिर से हम चैप्टर 2 के साथ मिलेंगे कल। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग।